नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत। हम स्वरों और उसके उच्चारण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्वरों के वर्गीकरण को देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर और जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर। आज हम उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। उच्चारण काल के आधार पर हम स्वरों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है कम, छोटा, जिनका उच्चारण काल कम होता है, जिनको उच्चारित करने में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये चार होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये किसी और स्वर से मिलकर नहीं बना, यह मूल है, इन्हीं से अन्य स्वर बने हैं। और इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं क्योंकि इन्हें एक मात्रा काल गिना जाता है। इनका उच्चारण काल कम होने के कारण इन्हें एक मात्रा काल कहा जाता है। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 होते हैं। इनके भी दो रूप होते हैं क्योंकि इनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। पहला है सजातीय, यानी ऐसे स्वर जो एक ही स्वर आपस में मिलकर अपना दीर्घांतीकरण कर लेते हैं। जैसे ए और ए मिलकर आ बनते हैं, ई मिलकर ई, उ मिलकर उ। इसी तरह से हम विजातीय देखते हैं जिसमें दो अलग अलग स्वर बनकर अपना तीसरा रूप ले लेते हैं। अ, ई बनकर ए, अ, ए बनकर आई, ए, उ मिलकर ओ, आ, ओ मिलकर औ बन जाते हैं। इस तरह से ये 7 दीर्घ स्वर हैं। इसके अलावा हम एक तीसरा भी देखते हैं, प्लुत स्वर, जो हिंदी में तो कम ही प्रयोग में आता है किंतु संस्कृत के शब्दों में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, 3 मात्रा काल का समय लगता है। जैसे कि ओम। ओम को इस तरह से प्लुत स्वर के आधार पर लिखा जाता है। ये इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, ये प्लुत स्वर का निशान है। जहाँ आप देखेंगे इसको तो आप समझ जाइए कि यहाँ प्लुत स्वर है। जैसे हम कोई राग गाते हैं तो उसमें भी इसी तरह के चिन्ह लगाते हैं, तो ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसका मतलब है कि आपको इसके उच्चारण में अधिक समय लगने वाला है। एक अनुस्वार और अयोगवाह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के पीछे आने वाला। आप उच्चारित करके देखिए, अंग, पहले स्वर बोला गया, फिर अनुस्वार का उच्चारण किया गया। इसी तरह से अयोगवाह, इसका मतलब ये अनुस्वार और विसर्ग, ये दो ध्वनियाँ ऐसी हैं जो ना तो स्वर में गिनी जाती है और ना ही व्यंजन में गिनी जाती है, ये अयोगवाह कहलाती है। इसीलिए, लेकिन इन्हें स्वरों के अंतर्गत स्थान दिया गया है, पर इन्हें स्वरों के अंतर्गत गिना नहीं जाता। इसीलिए हम स्वर तो लिखते हैं 13, लेकिन हम कहते क्या हैं कि स्वर 11 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों स्वर नहीं है और ये दोनों व्यंजन भी नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने आज उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का विभाजन देखा। अगले वीडियो में हम आगे और जो उत्पत्ति, होठों की आकृति, उच्चारण स्थान और जिह्वा आदि के द्वारा जो भेद किए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो।